जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एएस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री, जिसका अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसका आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि अम्ल अम्ल क्या होता है। अम्ल के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं, ठीक है। तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है, ठीक है। आर्हेनियस द्वारा इसका परिभाषा दिया गया कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है उसे हम अम्ल कहेंगे, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया? तो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया यह परिभाषा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अम्ल के कुछ भौतिक गुण, ठीक है। तो इसके भौतिक गुण क्या हैं? इसमें पहला गुण है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यह पहला इसका गुण है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसका गुण क्या है कि ये नीले लिटमस पथ को क्या कर देता है? लाल में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात बदल देता है, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा गुण है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम समझते हैं कि एसिड अर्थात अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। तो एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ खट्टा होता है। अर्थात यह जो पॉइंट है यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अम्ल को लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या होता है, ठीक है। प्रबल अम्ल HCl H2SO4 HNO3 आदि ये सब क्या है? प्रबल अम्ल कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन प्रदान अत्यधिक मात्रा में करते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन कम मात्रा में प्रदान करते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दुर्बल अम्ल के उदाहरण यहाँ पर दिया गया CH3COOH, ठीक है। इसके बाद दिया गया है लैक्टिक अम्ल, इसके बाद दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सांद्र विलयन तथा तनु विलयन क्या होता है। तो सांद्र विलयन किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन ज़रा सुनिए। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में या अल्प मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो किंतु जल की जो मात्रा है वह बहुत ही अल्प मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, तो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद अब हम समझते हैं कि तनु विलयन क्या होता है, ठीक है। तनु विलयन इसका अपोजिट हो जाएगा कि जिसमें अम्ल की मात्रा अल्प मात्रा में लेकिन जल की जो मात्रा हो है वह अधिक मात्रा में हो, ठीक है। लेकिन सांद्र विलयन में क्या था कि अम्ल की मात्रा अधिक मात्रा में, ठीक है, और जल की जो मात्रा है वह कम मात्रा में। लेकिन तनु विलयन में इसका अपोजिट है कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम मात्रा में लेकिन जल की जो मात्रा है वह अधिक मात्रा में हो तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। एक याद रख लेने से दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है अर्थात विपरीत है। अब समझते हैं अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। अब अगला है कि क्षारक क्या होता है। इसको भी हम उसी टाइप से समझते हैं कि क्षारक क्या होता है, इसका डिफिनीसन क्या होता है। आर्हेनियस के द्वारा इसका डिफिनीसन क्या दिया गया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो क्षारक का डिफिनीसन आर्हेनियस द्वारा दिया गया कि जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है उसे हम क्षारक कहेंगे, ठीक है। और इसे अंग्रेजी में बेस नाम दिया गया। क्लियर है? अब समझते हैं इसके भौतिक गुण को। इसमें भौतिक गुण में पहला गुण क्या है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, अर्थात तीखा होते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि ये जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं। OH आयन कौन करता है? तो क्षारक करता है जलीय विलयन में, ठीक है। अब समझते हैं कि प्रबल क्षारक किसे कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर OH- काफ़ी मात्रा में प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, COH2, ठीक है। और इसका ठीक विपरीत दुर्बल अर्थात कमज़ोर, अर्थात जो जल में घुलकर बहुत ही कम मात्रा में OH आयन प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे NH4OH। समझ में आ गया इतना तक?
अब समझते हैं हम कि क्षार क्या होता है। ठीक है, तो क्षार जल में घुलनशील क्षारों को हम क्षार कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया NaOH, KOH, MgOH2, ये सब क्या है, क्षार है। अब हम समझते हैं कि लवण अर्थात साल्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा है कि लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण किससे प्राप्त होता है, अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे NaCl, KCl, ये सब क्या लवण है। अब हम समझते हैं कि सूचक क्या होता है। ठीक है, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, क्षारक क्या होता है, ये तो समझ गए कि क्षारक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि आपसे पूछे कि सूचक क्या करता है, सूचक का काम क्या होता है, तो वह अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को किसी विलयन में दर्शाता है। किसी विलयन में अम्ल है या क्षारक है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो सूचक की सहायता से लगाते हैं। तो यही सूचक का काम है कि किसी विलयन में अम्ल है या क्षारक, उसका पता लगाना। ठीक है, अर्थात सूचक की सहायता से हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं विलयन में। ठीक है, इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं कि सूचक के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि सूचक क्या होता है। अब हम समझते हैं कि सूचक के प्रकार कितने होते हैं, अर्थात सूचक के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है प्राकृतिक सूचक और दूसरा क्या है, कृत्रिम अर्थात संश्लेषित सूचक। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं, जो अपने मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। इसके बाद गंधीय सूचक, तीसरा पॉइंट जो है वह होता है गंधीय सूचक। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहाँ, प्रकृति में, अर्थात पेड़ पौधे जो होते हैं वह प्रकृति में पाए जाते हैं, अर्थात ये प्रकृति में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जैसे लिटमस हुआ, लाल गोभी का पत्ता हुआ। ठीक है, इसके बाद हाइड्रेंजिया पौधे के फूल हुआ, इसके बाद हल्दी हुआ। ठीक है, ये सब क्या हुआ, तो प्राकृतिक सूचक हैं। अब हम समझते हैं कि कृत्रिम सूचक कौन सा है। ठीक है, तो कृत्रिम सूचक इसमें पहला ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, इसके बाद दूसरा होता है मैथिल ऑरेंज, तीसरा है फिनोल्फैथलीन। ठीक है, ये सब क्या है, कृत्रिम सूचक है, अर्थात यह मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि गंधीय सूचक कौन सा है। गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है। ठीक है, गंधीय सूचक कौन है, तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे लौंग और प्याज। ठीक है, लौंग तेल और प्याज, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है। समझ गए, चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि प्राकृतिक सूचक। ठीक है, क्या दिया गया है कि प्राकृतिक सूचक में कौन सा है भाई, तो प्राकृतिक सूचक में इसमें पहला है लिटमस, दूसरा है लाल गोभी का पत्ता रस, इसके बाद हल्दी है। ठीक है, इसके बाद क्या, रंग या गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ। जब यह अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो यह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, कौन, लिटमस पत्र। ठीक है, अम्लीय होने पर लाल हो जाता है, इसके बाद लाल गोभी का पत्ता लाल हो जाता है, इसके बाद हल्दी में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, और हाइड्रेंजिया के पौधे का रस जो है वह नीला हो जाता है अम्ल होने पर। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि क्षार होने पर क्या हो जाता है। क्षार होने पर क्या होता है, यह तो नीला रंग में परिणत हो जाता है। इसके बाद लिटमस पत्र क्षार होने पर नीला रंग में परिणत हो जाता है, और लाल गोभी का पत्ता का रस जो है वह हरा रंग में परिणत हो जाता है, और हल्दी जो है वह लाल रंग में परिणत हो जाता है, और हाइड्रेंजिया के फूल का रस जो है वह गुलाबी रंग में परिणत हो जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला है कि कृत्रिम सूचक अम्लीय होने पर क्या हो जाता है और क्षार होने पर क्या हो जाता है, इसको ज़्यादा समझते हैं। कृत्रिम सूचक में पहला जो है वह फिनोल्फैथलीन है। यह अम्लीय होने पर क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है, और क्षारीय होने पर क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि मैथिल ऑरेंज अम्लीय होने पर लाल तथा क्षारीय होने पर पीला हो जाता है। ठीक है,
अब हम समझते हैं कि गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में पहला जो है वह है प्याज का रस। या अम्लीय होने पर क्या हो जाता है, तीक्ष्ण गंध देता है। इसके बाद क्षारीय होने पर कोई गंध नहीं देता है। इसके बाद है बिनौला, ठीक है, तो इसके अम्लीय होने पर क्या हो जाता है, सामान्य गंध रहती है। अम्लीय होने पर इसका जो गंध है वह सेम टू सेम रहता है, ठीक है। इसके बाद क्षारीय होने पर क्या हो जाता है, कोई गंध नहीं देता है, ठीक है। इसका लौंग का तेल अम्लीय होने पर क्या होता है, सामान्य गंध रहती है और क्षारीय होने पर कोई गंध नहीं देता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो धातु की अभिक्रिया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो जब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, और जब क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। दोनों स्थिति में क्या क्या होती है, इन दोनों स्थितियों को अभी हम समझने वाले हैं बहुत ही बारीकी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु HCl क्या है, 2HCl क्या है, एक अम्ल है, ठीक है, और Zn क्या है, जिंक है, धातु है, ठीक है। जब अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ZnCl2 अर्थात लवण का निर्माण होता है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है अर्थात उत्पन्न होता है, ठीक है। तो धातु के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गया। अब हम समझते हैं कि क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया। जब क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि 2NOH अर्थात यह क्या है, क्षार है, और Zn क्या है, धातु है, ठीक है। दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Na2ZnO अर्थात सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। तो यह क्या है, एक लवण है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है अर्थात उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पोप टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया कि हाइड्रोजन गैस से निहित परखनलियों के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इस स्टेट को हाइड्रोजन की उपस्थिति में दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगला टॉपिक मेरा क्या है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होने पर क्या होता है और क्षार के साथ होने पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, ठीक है, निर्माण क्या करता है, लवण प्लस CO2 प्लस जल, 2HCl Na2CO3, ठीक है, सॉलिड है। इसके बाद इक्वल टू 2NaCl एक्वा में है, इसका CO2 है, इसके बाद H2O है, ठीक है। अब दूसरा इसका उदाहरण है HCl NaHCO3, इसके बाद निर्माण क्या करता है, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अम्ल है। इसके बाद धातु बाइकार्बोनेट इक्वल लवण प्लस CO2 प्लस जल, ठीक है। अब हम समझते हैं कि चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी धुंधला हो जाता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो पानी क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका समीकरण दिया गया है कि CaOH2 एक्वा प्लस CO2 गैस इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, CaCO3 प्लस H2O इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल टू CaHCO3 एक्वा में अर्थात जल में घुलनशील है, ठीक है। आप देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाएं होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे NaH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो यहाँ पर दिया गया है CuO प्लस 2HCl इक्वल टू CuHCl प्लस H2O, ठीक है। इसका उदाहरण दिया गया है CO और MgO, CO और MgO, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको इतना तक समझ में
आ गया और इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ लाभ हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।